चलो बताओ कहाँ तक पढ़े थे? व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें आप पढ़ रहे थे, बात समझ में आ रही है? उसमें आप क्या क्या पढ़े थे, एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि दोनों स्रोत क्या होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपने पढ़ा कि दोनों स्रोतों से निकलने वाली जो तरंगें होनी चाहिए उनके तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति समान होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपने कहा कि उनके आयाम या तो बराबर हो जाएं या फिर लगभग बराबर। चौथी चीज़ आपने बताया जो दोनों स्लिट हैं, स्लिट का मतलब वही दोनों स्रोत, वो बहुत समीप होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और चौथी चीज़ आपने कहा कि वो संकीर्ण भी होने चाहिए, बहुत सकरा होना चाहिए, नैरो होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ आप पढ़ लेते। हाँ, सकरा, सकरा मतलब संकीर्ण। बात समझ में आ रही है? जो रेखा क्षेत्र हो बहुत पतला होना चाहिए। और आपने पढ़ा था कि अगर आपको अच्छा पैटर्न चाहिए, बात समझ में आ रही है, ताकि आप फ्रिंजों में बढ़िया से विभेद कर पाओ, तो आप एक वर्णी प्रकाश स्रोत आपतित कराओगे। बात समझ में आ रही है? एक वर्णी का मतलब उसमें केवल एक तरंग दैर्ध्य होगी, ठीक है ना? चलो आज आप लोग पढ़ लो यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। ये आप हेडिंग बनाओ बेटा, यंग्स डबल स्लिट और आप ये भी लिख दो यंग का दिक् रेखा छिद्र व्यतिकरण संबंधी आप लोग हेडिंग बना रहे हो कि बातचीत कर रहे हो? दिक् रेखा छिद्र प्रयोग, बना लिया हेडिंग? और ध्यान देना, इसको आप लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? हाँ, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग आप लोग पढ़ोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 नंबर वाले में, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट और ये लगभग लगभग पूछा जाता है। जैसे आपने पढ़ा था हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या या फिर अपवर्तन की व्याख्या, बात समझ में आ रही है? तो उसी टाइप का ये भी समझना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट, बड़े क्वेश्चन में आता है। हेडिंग बनाओ और आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, आपको केवल ध्यान से देखना है इसको, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप पूछ लेना तुरंत, ठीक है? हेडिंग बना लिए? चलो ध्यान देना बेटा। सबसे पहले तो इनका हम लोग सेटअप समझते हैं, कैसे इन्होंने सेटअप किया। तो कोई इनके पास प्रकाश स्रोत था और उसके सामने इन्होंने एक पर्दा रखा,
और ये पढ़ेगा इसमें आप देख सकते हो देख सकते हो पता है ऐसा नहीं या फिर इसके पीछे वाले दो पीछे जो इसके सामने नहीं हो बस ये दो बस कुछ तरह और पढ़े मान लीजिए ये है और ये और इस बात से क्या होगा और इस बात में ऐसा और ऐसा इसे है और इसे फर्स्ट सेकंड और यहां पर है अब इस बार हम लोग क्लास या पर आप करेंगे एक बड़ी क्या होगा एक बड़ी यहां पर ठीक एक बड़ी क्लास आप सिर्फ ये यस ऐसा करेंगे और ये है ये बड़ी बीच में है बस नहीं ये समझिए बस नहीं अब इसी बात को आ जाओ सिर्फ माइक फिर जाओ ऐसे अभी समझ ना ये वाला ये है और एक समझ कौन सा ये भी एम और ये है एक ये साइड ये साइड पढ़िए नेक्स्ट ना स्विच रेखा चित्र ये बात सुनाई और ठीक सामने क्या हो रहा है इधर देखो अब ये आपका एक रेखा छिद्र हो गया और S1 S2 क्या है तो आप बताओगे स्लिट फर्स्ट और ये स्लिट देखो बेटा दो प्रकार के छिद्र होते हैं एक तो आपको कल बताया गया उसको पिन होल बोलते थे पिन होल को सूची छिद्र बोलते हैं क्या बोलते हैं इस प्रकार से कुछ होगा ठीक है और एक आपने पढ़ा रेखा छिद्र उसका आकार आयताकार होगा सामान्यतः बात समझ में आ रही है इस प्रकार से और इसको हम लोग स्लिट बोलते हैं इसको हम लोग पिन होल बोलते हैं इंग्लिश में बात समझ में आ रही है तो आपके सिलेबस में यही है यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग बात समझ में आ रही तो इसलिए हम लोग ये वाला कर रहे हैं ओके सबसे पहले उन्होंने यही किया था पिन होल बनाया था और हम लोग एक वर्णी प्रकाश की किरण डाल रहे हैं ना प्रकाश उन्होंने सूर्य का प्रकाश डाला था आपतित करवाया था यंग ने क्लियर तो हमको जो पढ़ना है वो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ध्यान देना अच्छा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जहाँ पे नहीं समझ में आएगा एक एक चीज़ पूछ लेना हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊँ बताना आपको क्लियर है ना तो आप पूछना कि ये क्या है सर वो क्या है तो मैं आपको समझाता रहूँ तो सबसे पहले आपने लिखा कि ये एक वर्णी प्रकाश आप इस पर आपतित करा रहे हो पर्दा है के जिसमें एक रेखा छिद्र बना हुआ है यस ठीक है यहाँ से प्रकाश की तरंगें निकलेंगी S1 और S2 पर पहुँचेंगी अब चूंकि दूरी दोनों का क्या है बराबर है S से S1 तक और S से S2 तक यहाँ पर जब पहुँचेंगी प्रकाश तरंगे तो यहाँ पर जितने भी माध्यम के कण होंगे वो एक नई तरंग स्रोत का काम करेंगे यानी S1 और S2 को हम लोग स्रोत मान लेते हैं जो दोनों सिल्ट है ना S1 और इसको सोर्स फर्स्ट और सोर्स सेकंड भी बोल सकते हैं स्लिट फर्स्ट और स्लिट सेकंड को आप स्रोत फर्स्ट और स्रोत सेकंड भी बोल सकते हो क्लियर तो यहाँ से तरंगे निकलेंगी अब चूंकि आप देख पा रहे हो इनका जो स्रोत है एक स्रोत जो था मूल स्रोत उसी एक स्रोत से ही दो स्रोत बनाए गए हैं बात समझ में आ रही S1 और S2 जो स्रोत हैं इनका मूलतः जो स्रोत देखा जाए तो एक ही स्रोत है क्लियर है तो यहाँ से निकलने वाली जो तरंगी द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी अगर किसी एक तरंगिकाओं की कला में परिवर्तन होता है तो दूसरे तरंगिकाओं की कला में भी ठीक उसी समय परिवर्तन होगा यानी आप कह सकते हो S1 और S2 से निकलने वाली जो तरंगिकाएं होंगी उनके बीच कलांतर सदैव समान है और अगर कलांतर समान है तो आप ये भी बता सकते हो कि S1 एंड S2 क्या है बेटा कोहेरेंट सोर्सेस यानी कला संबद्ध स्रोत और कला संबद्ध स्रोत हैं तो यहाँ से चलने वाली तरंगिकाएं जब मिलेंगी तो आपको पर्दे पर इस प्रकार से पैटर्न दिखेगा बात समझ में आ रही है बीच में आप देखो एक चमकीली पट्टी दिखाई देगी चमकीली पट्टी को हम लोग बोलते हैं बेटा ब्राइट बैंड बात समझ में आ रही है ऐसे एक मिनट ये भी और ये भी बात समझ में आ रही है ये क्या है ब्राइट बैंड और
यहाँ पर लिख देते हैं पर्दा यम है, ठीक है। ये और ये क्या है बेटा? डार्क बैंड। हिंदी में इसको बोलते हैं अदीप्त पट्टी। अदीप्त पट्टी ऐसे, और इसको बोलेंगे बेटा दीप्त पट्टियाँ। क्या बोलेंगे? क्या हुआ, कोई डाउट तो नहीं है? गलत तो नहीं लिखा कहीं में? ठीक है, तो ये दीप्त पट्टियाँ हो गई, ये अदीप्त पट्टियाँ। इन्हीं पट्टियों को फ्रिंजे बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? फ्रिंजे। तो आपको कहीं पर लिख लो इसको, ऐसे आप लोग बना भी लेना इसको, यहीं पर आप बता देना। सबसे पहली चीज, पट्टियों को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिंजे। इनको क्या बोलेंगे बेटा? फ्रिंजे बोलेंगे। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, फ्रिंजेस बोलेंगे ये। अच्छा, और एक चीज और, फ्रिंजों के समूह को किसको बेटा? हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? यानी कि पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न ये बोलते हैं। अब बताओ, इसमें अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो? ये था बेटा आपका यंग का प्रयोग। बात समझ में आई? उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से कुछ सेटअप किया। 3 पर्दे लिए, कौन कौन से? KLM, ठीक है। और सबसे पहले जो पर्दा रखा गया उसमें केवल एक रेखा छिद्र था S, उसको आप सोर्स भी बोल सकते हो, स्रोत, ठीक है। फिर दूसरे पर्दे जो यल ठीक उसके पीछे रखा हुआ था उसमें 2 रेखा छिद्र था, S1 और S2, ठीक है। और वो रेखा छिद्र ठीक उसके सामने ना होकर के थोड़ा सा ऊपर नीचे या फिर इधर उधर। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यस S1 और यस S2 की दूरी बराबर, S से लेकर के S1 तक की और S से लेकर के S2 तक की दूरी बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके। अब उसके बाद समझना, और ठीक उसके पीछे एक पर्दा और रखा गया, क्लियर है, पैटर्न प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण चली, अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग दे रहे हैं, अभी शार्ट में समझा रहा हूँ आपको। यहाँ से यहाँ पर इस पर एक वर्णी प्रकाश की किरण डाली गई, ठीक है, और वो S1 S2 पर पहुँचेगी। तो S1 S2 जो है नए स्रोत का काम करेंगे, वहाँ से तरंगे निकलेंगी। अब चूंकि S1 और S2 जो स्रोत है उनका स्रोत एक ही है, S1 और S2 दोनों का स्रोत क्या है? एक ही है। तो वहाँ से चलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी उनके बीच कलांतर क्या होगा? नियत होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर एक तरंग के कला में परिवर्तन होगा तो ठीक दूसरे में भी परिवर्तन होगा उतना ही, तो कलांतर नियत होगा, इसलिए वो दोनों क्या होंगे? कला संबंध स्रोत। तो हमको पर्दे यम पर कुछ इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा, एकांतर क्रम में चमकीली और अंधेरी पट्टियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो चमकीली पट्टी होगी बेटा उसको हम लोग दीप्त पट्टियां बोलेंगे, यानी कि ब्राइट बैंड्स बोलेंगे, क्लियर है। और जो डार्क होंगी यानी कि अंधेरी होंगी उनको हम लोग अदीप्त पट्टियां यानी कि डार्क बैंड्स बोलेंगे। इन्हीं बैंड्स को यानी पट्टियों को हम लोग फ्रिंजे बोलेंगे इसमें, क्लियर है। अब अगर फ्रिंजे लिखेंगे तो आप उसका मतलब क्या समझोगे बेटा? बैंड यानी कि पट्टियाँ। बात समझ में आ रही है? ओके, तो पट्टियों को हम लोग फ्रिंजे बोलेंगे। उसके बाद फ्रिंजों के जो समूह होंगे बेटा, बात समझ में आ रही है, उसको हम लोग व्यतिकरण प्रतिरूप, यानी इस पूरे पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस पैटर्न। बोलो बेटा, इतना समझ में आया? यही इनका एक्सपेरिमेंट था। अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है, व्याख्या करना है। बात समझ में आ रही है? और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत। ये एक्सपेरिमेंट कब होता है तो आप बता देना।
अप्रॉक्सीमेट 1801 एडी। बात समझ में आ रही है? तो 1801 में ये करते क्या हैं, यंग व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण का प्रतिरूप प्राप्त करते हैं प्रैक्टिकली द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग से। और यहाँ पर वो प्रूफ करते हैं कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो क्या होगी बेटा, तरंग होगी। क्या होगी? तरंग होगी, कण नहीं होगी, तरंग होगी। क्लियर? हाँ, क्यों? क्योंकि व्यतिकरण क्या होता है, तो आप बताओगे व्यतिकरण जो है तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, तो इससे उन्होंने बता दिया कि व्यतिकरण तो तरंगों में होता है। अब चूंकि प्रकाश में भी व्यतिकरण हो रहा है, इसका मतलब प्रकाश तरंगों के रूप में चल रहा है। कोई डाउट नहीं ना? ये लाइन मैं कल ही हमने कल ही लिख लिया था। चलो अब इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग करोगे एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक्सप्लेनेशन करोगे कैसे? तो बाय वेव थ्योरी। मीन्स हम लोग तरंग सिद्धांत से इसकी व्याख्या करेंगे। किसकी व्याख्या? इस पैटर्न के बनने की, यानी व्यतिकरण जो आपको पट्टियां बन रही है ना, फ्रिंजें जो बन रही हैं, इसकी हम लोग व्याख्या करने वाले हैं कैसे बनता है। चलो इसका फिगर आप लोग समझना बेटा, कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर आप ऐसे सपोज कर लेंगे कि ये एक पर्दा है और इसे ठीक सामने की पर्दा है और यहाँ पर एक पर्दा और। चलो मैंने कहा इसको क्या मानेंगे, और इसको इस तरह से ये पर्दा, इसमें कैसे लगेगा, उसमें वो कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, ये कैसे होगा, ठीक है। और ठीक है सामने उसी तरह से आप रहना रेखा कुछ करेंगे तो रेखा चित्र सामने नहीं रहेगा। इस बार माइनस यहाँ पर थोड़ा सा ये और थोड़ा सा नीचे, ये क्या है, ये क्या है और ये जैसा होगा ये बहुत सही बना, इसको सॉरी इसे बेटा ये दोनों को बीच में होगा, यानी यहाँ सामने होगा क्या ठीक। और ना अब ऐसे और ये क्या होगा, यहाँ पे दो एक पानी का डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चीज बनाना है सिंगल ऑर्डर, तो पानी को बनाएंगे तो हम लोग ऐसे मैंने ऑर्डर किया है और पानी को बनाएंगे सिंगल पानी की डालना है और पानी को बनाना है ऐसे मानेंगे अभी सब चीज ठीक है। आप ना सिंगल सिंगल ऐसे कर लीजिए और ये मानेंगे यहाँ से ना कोई समझाऊंगा बस। चलो आगे बढ़ते हैं, सही हो गया, बस कैसे ऐसे आगे चलें, इसे पढ़ाएंगे फिर आप कौन सा यहाँ पर कैसे करें दिन वाले यहाँ से यहाँ पर भी ऐसे मिल जाएगा। चलो ये सही कर यहाँ से कर ऐसे कर ऐसे तो सर्कल जो यहाँ लिखा है उसको क्या है, सर्कल यहाँ लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं रसम लिखा है, क्या बोलते हैं वाह। अब ये कर ले यहाँ पर ऐसा नहीं ये सकते बाहर ऐसे ही तो ये सर्कल यहाँ लिखा है नहीं वापस लगाएंगे तो ये ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये काम हम करेंगे दूसरा को लिखिए हम रसम लिखा है इंग्लिश में बोलते हैं एंटीवोलाइज। और अच्छा देखो बता दिया और ये देखो बता दिया है और यहां पर ना सीधी मतलब क्या है ठीक है और भी बताइए और यहां पर ठीक है और इसको यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन बढ़िया से समझना। अभी तो फिगर उगर बना रहे थे, देखो भाई पूरा यहाँ पर सेटअप तो आपको यहाँ तक पूरा तो एकदम क्लियर समझ में आ ही गया था, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब यहाँ पर देखो रेखा क्षेत्र ऊर्ध्वाधर था तो पैटर्न ऊर्ध्वाधर मिल रहा है, बात समझ में आ रही। यहाँ पर रेखा क्षेत्र क्षैतिज है ऐसे, जैसे हम लोग कल बनाए थे, तो इसलिए ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर पट्टी ध्यान से समझना, ऐसे आप वहाँ तक खींचते चले जाओ, सब जगह पे ऐसे ही मिलेंगे, और खींचते जाओगे और मिलेंगे, ध्यान से समझो। हम लोग तरंग सिद्धांत से फ्रिंजों के बनने की व्याख्या कर रहे हैं, कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 पर्दे होंगे के एल एम, बात समझ में आ रही। अच्छा, पर्दे के पर एक क्या होगा, स्लिट होगा, रेखा छिद्र होगा, क्लियर है। उस पर हम लोग एक वर्णी प्रकाश की किरण आपतित करवाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखो ये जो लाइनें खींची गई हैं, एक कंटिन्यूअस लाइन है और एक डॉटेड लाइन,
ऐसे करके खींची गई। क्लियर है? तो यहाँ पर आप समझना, कंटिन्यूअस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रस्ट यानी कि श्रृंग, और डॉटेड लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रफ यानी कि गर्त। ऐसे संकेत के रूप में हम लोग मान लेंगे। बात समझ में आ रही? अच्छा, इसका आकार आप देख पा रहे हो, कुछ ऐसे मैंने बनाया है। यहाँ पे समतल बनाया हुआ था, यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ। तो आप समझना कि रेखा छिद्र है, तो जो तरंगाग्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, बेलनाकार होगा ना, इसलिए ऐसा आपको बनाकर दिखाया गया। अब ये तरंगाग्र आगे चलेंगे, S1 और S2 पर पहुंचेंगे। आप देख पा रहे हो S1 और S2 यस के सीध में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर और नीचे है, और यस से लेकर S1 और यस से लेकर S2 तक की दूरी क्या है, बराबर। क्लियर है? अब चूंकि S1 और S2 पर तरंगिकाएं पहुंचेंगी एक साथ, ठीक है ना, दूरी बराबर है, चाल सबका समान ही रहेगा, एक साथ पहुंचेंगी तरंगाग्र, तो वो नए स्रोत का काम करेंगे। और जब वो नए स्रोत का काम करेंगे, ध्यान देना, तो S1 और S2 जो दोनों स्रोत हैं, नए स्रोत, वो उनका जो मूलतः अगर स्रोत देखेंगे तो एक ही है। क्लियर है? तो अगर एक ही स्रोत है तो S1 और S2 से निकलने वाली जो तरंगिकाएं होंगी, S1 से निकलने वाली तरंगिकाएं और S2 से निकलने वाली तरंगिकाएं, उन दोनों के बीच कलांतर समान होगा, हमेशा समान होगा। क्यों? क्योंकि अगर पहली तरंग की कला कोण में कोई परिवर्तन होता है तो ठीक दूसरे में भी उसी समय उतना ही होगा। तो इसलिए जब कलांतर निकालोगे तो समान आएगा, इसलिए S1 और S2 को हम लोग कला संबद्ध स्रोत बोल सकते हैं। अब यहाँ से देखो, ऐसे तरंगिकाएं निकलेंगी। क्लियर है ना? उसको आपने कहा है जो डॉटेड लाइन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रफ, और जो कंटिन्यूअस लाइन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गर्त। और बेलनाकार होगी, ऐसे सामने से देख रहे हो तो इसलिए आपको वृत्ताकार दिखेगी। बेलन के ऊपर और नीचे से देखोगे तो वृत्त ही तो दिखेगा। हाँ, तो ऐसे देखना, आगे की ओर ऐसे ऐसे बढ़ेगी तो क्रमागत होंगी। पहले क्या आएगा, मान लो श्रृंग आया तो फिर गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, ऐसे आप खींचते चले जाओगे। आपके पास प्रकार होगा, आप अच्छा पैटर्न बनाओगे मुझसे, ठीक है ना? ऐसे आप खींचते चले जाना, फिर इस पर भी ऐसे खींचते चले जाना। क्लियर है? और खींचते चले जाओगे, आगे देखना, जहां पर बेटा श्रृंग, एक तरंगिका का श्रृंग दूसरे तरंगिका के श्रृंग से मिलेगा, या फिर जहां पर एक तरंगिका का गर्त दूसरे तरंगिका के गर्त से मिलता है, उन बिंदुओं पर संपोषी व्यतिकरण होगा, क्योंकि वहां पर तरंगिकाएं समान कला में मिलेंगी। समान कला में मिलेंगी तो आप सभी पहले से जानते हो आयाम जुड़ जाएंगे, दोनों तरंगिकाओं के आयाम क्या होंगे, और अगर आयाम जुड़ गए तो परिणामी तरंगिका का जो तीव्रता होता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी वहां पर तीव्रता अधिकतम होगी। तो इन बिंदुओं को जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, बात समझ में आ रही है, उन बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, एक संकेत के रूप में सर्कल से प्रदर्शित करेंगे, एक छोटा सा वृत्त बनाएंगे और उससे प्रदर्शित करेंगे। वहां पर बताएंगे संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, तीव्रता अधिक होगी। ये बात समझ में आ गई? अब उसके बाद ध्यान देना बेटा, याद रखना, चाहे श्रृंग श्रृंग मिले चाहे गर्त गर्त मिले, तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण एक सर्कल बना देंगे। क्लियर है? और ठीक देखिए बेटा, कहीं कहीं पर आपको दिखेगा कि पहली तरंगिका का श्रृंग दूसरे तरंगिका के गर्त से मिल रहा है, या फिर पहली तरंगिका और दूसरी तरंगिका का मतलब समझ में आ रहा है ना? पहली तरंगिका का मतलब S1 से चलने वाली तरंगिका, दूसरी तरंगिका का मतलब S2 से चलने वाली तरंगिका। क्लियर है? तो फिर कहीं कहीं आपको ये भी दिख सकता है कि पहली तरंगिका का गर्त दूसरे तरंगिका के श्रृंग से मिल रहा है। तो उन बिंदुओं पर तरंगिकाएं जो होती हैं विपरीत कला में मिलती हैं। किस में मिलती है बेटा? और विपरीत कला में मिलेंगी तो उनके आयाम का अंतर होगा, परिणामी तरंग जो मिलेगा उनके आयाम का क्या होगा, अंतर होकर मिलेगा। तो अगर हम लोगों ने पढ़ा है अच्छा व्यतिकरण चाहिए तो आपको आयाम लगभग बराबर दोनों तरंगिकाओं के रखने हैं या फिर बराबर रखने हैं। बराबर होंगे तो आयाम 0 हो जाएगा, और लगभग बराबर होंगे तब भी लगभग 0 के बराबर होगा। तो तीव्रता भी क्या होगी, बहुत कम, यानी कि लगभग 0 होगी। क्लियर है ना? तो उन बिंदुओं पर तीव्रता क्या होगी, लगभग 0 होगी, इसलिए वहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा। और इसका संकेत चिन्ह हम लोग एक बिंदु लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? एक बिंदु। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे आप बना दीजिए इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो श्रृंग श्रृंग से मिल रहा था, एलो वाली लाइन एलो वाली लाइन, और यहाँ पर देखो गर्त गर्त से मिल रहा था, पहली तरंगिका का गर्त दूसरी तरंगिका के गर्त से। फिर यहाँ पर पहली तरंगिका का श्रृंग, ये पहली तरंगिका का श्रृंग और ये दूसरी तरंगिका का श्रृंग मिल रहा था। बात समझ आ रही है? तो ऐसे मिलते जा रहे हैं और उनको हम एक छोटे से सर्कल से बनाते चले जा रहे हैं, एक छोटे से सर्कल से उस पर चिन्ह बनाते चले जा रहे हैं। और इन सर्कल को मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी बेटा, सर्कल को मिलाने वाली रेखा, उनको आप प्रस्पंद रेखाएं बोलोगे। क्या बोलोगे? एंटी नोडल लाइंस बोलोगे। तो ये वाली लाइन क्या है बेटा? बिल्कुल सही।
यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, फिगर में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, अलग लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रही है? और ये सारी चीज़ें जो कहानी आपको बताई जा रही है, आप चाहो तो ऐसे पूरा लाइन टू लाइन लिख भी सकते हो। मैं आपको इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका याद रहे, और केवल इतना देख लो आप पूरा 2 पेज भर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? बोलो। अरे इतना लिखोगे तो 2 पेज भर जाएगा जो समझा रहा हूँ, है ना? तो अगर ऐसे लिख दे तब भी बढ़िया नंबर मिलेगा। बहुत अच्छा, ठीक है बेटा। ये हो गया एंटी नोडल्स लाइन हो गया। अच्छा, अब ध्यान देना, जहाँ पर जिन बिंदुओं पर आप देखोगे पहली तरंगिका का श्रृंग और दूसरी तरंगिका के गर्त से मिल रहा है, या फिर पहली तरंगिका का गर्त दूसरी तरंगिका के श्रृंग से, आप कैसे पहचानोगे? तो डॉटेड और कंटिन्यूअस लाइन से, ठीक है ना, मिल रहा है। वहां पे हम लोग संकेत चिन्ह क्या बनाएंगे? एक डॉट बनाएंगे, ठीक है, एक बिंदु बना देंगे बस। देखो यहाँ पर देखना बेटा, ये दूसरी तरंगिका का क्या है? श्रृंग है, और ये डॉटेड लाइन जो है ये पहली तरंगिका का गर्त है, यहाँ पर मिल रहा था तो आपने एक डॉट बना दिया। ऐसे आगे चलना, यहाँ पर देखो ये पहली तरंगिका का श्रृंग है, क्या है बेटा? पहली तरंगिका का श्रृंग है, और ये देखो दूसरी तरंगिका का गर्त है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक डॉट बना दिया क्योंकि विनाशी व्यतिकरण होना है। ऐसे हम बनाते चले जाएंगे, और इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको निस्पंद रेखाएं यानी कि नोडल लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हो ये कौन सी लाइन है बेटा? ठीक है बेटा, ये नोडल लाइन हो गया। ऐसे यहाँ पर भी देखो, ये मैंने डॉट बनाया है। डॉट क्यों बनाया है? क्योंकि ये पहली तरंगिका का श्रृंग है, ये दूसरी तरंगिका का गर्त है। ये पहली तरंगिका का श्रृंग नहीं, ये पहली तरंगिका का गर्त है और ये दूसरी तरंगिका का श्रृंग है। बात समझ में आ रही है? ऐसे एक दूसरे को जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ विपरीत कला में मिलेंगे, इसलिए वहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा। उसको संकेत चिन्ह एक डॉट से बनाएंगे, बना दिए। और इन डॉट को मिलाने वाली रेखा क्या होगी बेटा? निस्पंद यानी कि नोडल लाइन्स। और ये मैं यहाँ पर बस केवल बहुत कम खींचा हूँ, तो मुझे केवल 3 रेखाएं प्राप्त हुई है। आप और आगे तक खींचने जाना, आपके पास प्रकार होगा ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको बहुत सारे ऐसे लाइनें मिलेंगी। क्लियर है? और उन लाइनों को भी पहचान के देखना, थोड़ा कलर चेंज कर देना, आप लोग कोशिश करें तो उनको बता देना कौन सी निस्पंद है और कौन सी प्रस्पंद है। ठीक है? अब देखो ये पर्दे पर जहाँ पर जाकर मिलेंगी, ध्यान देना, ये लाइनें निस्पंद लाइनें या फिर प्रस्पंद लाइनें पर्दे के जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी वहां पर आपको एक पट्टी मिलेगी। अगर प्रस्पंद रेखाएं जाकर मिली हैं तो वहां पर आपको ब्राइट पट्टी मिलेगी, यानी कि ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो देखो ये प्रस्पंद रेखाएं थी यहाँ पर। और एक चीज याद रखना, हमेशा केंद्र में आपको ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगी। केंद्र में हमेशा आपको ब्राइट फ्रिंज ही मिलेगा। यहाँ पर ब्राइट मिल गया। क्लियर? अब उसके बगल एक आपको पट्टी मिलेगी, कौन सी? डार्क, क्योंकि ये कौन सी लाइन है? नोडल लाइन है, निस्पंद रेखा। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर भी नोडल लाइन्स होगी, निस्पंद रेखाएं होंगी, तो यहाँ पर भी आपको डार्क। फिर इसके बाद थोड़ा आप लोग पेज में बड़ा करके बनाना फिगर, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको ब्राइट मिलेगा, और फिर इधर देखो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कैसे। चलो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है बेटा? तो आप बताओगे ये जो है लाइन, इसको क्या बोलते हैं? गर्त गर्त से मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे आगे भी आप खींचोगे तो ऐसे मिलेगा, श्रृंग श्रृंग से, गर्त गर्त से ऐसे मिलेगा। तो इनको मिलाते जाओगे तो वहाँ कहीं पर आपको, इधर भी ऐसे देखना कहीं पर मिल रहा है। हाँ, इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है, ठीक है। आप प्रकार से बनाओगे तो मिलती ही दिखेगी आपको। ऐसे आप खींच देना। तो बताओ बेटा, आपको समझ में आया? तो एकांतर क्रम में ऐसे पट्टी मिलेगी। एकांतर क्रम के मतलब हुआ एक बार डार्क, एक बार ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे डी बी ऐसे लिखते। तो यही पूरा एक्सप्लेनेशन था बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? नहीं है? एकदम क्लियर है? आप लोग बना के लाना, मुझे कल दिखाना। और इसी तरीके से लिखना भी, पोथी मत भरना। पोथी आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में या कहीं भी भरा होगा, तो इसको पढ़ने के बाद जाके पढ़ना, आपको पूरा समझ में आएगा।